फार्मा बैकग्राउंड होना ना होना, CGPA का ज़्यादा होना ना होना, इट रियली मैटर्स। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ से बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से बिज़नेस रन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रन कर रहा हूँ, अच्छा नाम है। आप फार्मा की ब्रांचेस को समझने की कोशिश करें। फार्मा सिर्फ अस्पताल के फार्मेसी पे वो डीलिंग करने का नाम, या प्रोडक्शन में काम करने का नाम, या QC में, या सेल्स रैप, या मार्केटिंग का नाम नहीं है। फार्मा एक बहुत बड़ी फील्ड है। हम फार्मासिस्ट है ना, हम गोली बना सकते हैं। गोली को दवा का दर्जा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। उसने मेरे हाथ में अगर शिफा रखी होगी तो उस गोली में शिफा होगी, उसने मेरे हाथ में शिफा नहीं रखी तो गोली में शिफा नहीं होगी। और शिफा का क्या रूल है? वो सिंपल सा रूल है, आप अपनी नीयत साफ रखें। इंटरमीडिएट के बाद से ही लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में मेडिकल से इंटर करने के बाद, FSC करने के बाद लोगों की ख्वाहिश होती है MBBS करने की, और MBBS के बाद दूसरी ख्वाहिश होती है BDS की, तीसरी ख्वाहिश होती नहीं है। तीसरी ख्वाहिश का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जब किसी का MBBS और BDS में एडमिशन नहीं होता तो लोग सिर्फ नाम में डॉक्टर लगाने की चाहत में फार्मेसी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं TBS। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल्ला मुख्तार, जो कि प्योर कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं और एक यंगेस्ट फार्मा कंसल्टेंट है। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अब्दुल्ला भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई, आप एक यंगेस्ट फार्मा कंसल्टेंट भी हैं, तो आप कैसे बताएंगे एक फार्मासिस्ट जो है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट को? एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट वो है जिसको अपनी फार्मा फील्ड पे कमांड हासिल हो, और जो फार्मा के एस्पेक्ट्स हैं जितने फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, उसकी नॉलेज हो, और वो ख़ास एस्पेक्ट जिसमें वो काम कर रहा है उस पे उसको अच्छी कमांड हासिल हो, उसमें वो एक्सेल कर रहा हो। तो अब्दुल्ला भाई, ऐसा क्या मिला आपको, या आपने क्या सोचा जैसे कि क्यों बनना चाहिए फार्मासिस्ट? व्हाई यू वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट? अच्छा, ये सवाल ऐसा है कि इंटरमीडिएट के बाद से ही लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में मेडिकल से इंटर करने के बाद, FSC करने के बाद लोगों की ख्वाहिश होती है MBBS करने की, और MBBS के बाद दूसरी ख्वाहिश होती है BDS की, तीसरी ख्वाहिश होती नहीं है। तीसरी ख्वाहिश का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जब किसी का MBBS और BDS में एडमिशन नहीं होता तो लोग सिर्फ नाम में डॉक्टर लगाने की चाहत में फार्मेसी करते हैं। लेकिन मेरे कुछ मामलात अलग थे। मैं असल में जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे वालिद साहब की सर्विसेज हैं, तकरीबन 47 साल उन्होंने फार्मा सेक्टर को पाकिस्तान में दिया है। पाकिस्तान के सीनियर तरीन फार्मासिस्ट में उनका नाम है, और काम भी इतना यूनिक था कि इस तरह के काम करने में हमें और कोई फार्मासिस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी उन्होंने तो बहुत ट्रैवल किया, मुझे भी साथ लेके चले हैं, बहुत ट्रैवल किया हमने तो। इवन इंडिया में भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ख़ासकर तंजानिया में, सूडान में, एरिट्रिया में। और अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूं तो तब जो सेंट्रल लॉक्ड एशियन कंट्रीज़ हैं हमारे, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरफ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वालिद साहब के साथ ही रहा था, और उनके काम को देख के ही मुझे पैशन था कि मैं फार्मा में ही जाऊंगा। तो मैंने कभी भी जो है वो इस तरफ की चॉइस रखी नहीं थी कि मैं MBBS करूंगा या कुछ करूंगा। तो मैं हालात के पेश नज़र फार्मासिस्ट नहीं बना, मैं अपनी चॉइस से, अपनी ख्वाहिश से मैं फार्मासिस्ट बना हूँ। तो मकसद ये है कि आपने देखा होगा जितने भी अभी बच्चे जो मतलब फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या मकसद बताना चाहेंगे कि वो, उनको क्या मकसद आगे जाने के लिए क्या मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो क्यों बने फार्मासिस्ट? देखिए अब्दुल रहमान भाई, बात यह है कि हर चीज़ का एक इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी होता है।
हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसका इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब लोगों का रुझान जितना MBBS डॉक्टर और BDS या फिजियोथेरापिस्ट या नर्स या अलाइड साइंसेस की तरफ जाने का है, उतना ही रुझान फार्मासिस्ट बनने का हो। अच्छा, इसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, बिजनेस करना है आपने मेडिसिन का, तो आपको फार्मा आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के लिए ज़रूरत होती है एक फार्मासिस्ट की, एक ज़रूरत आ गई। आपने अस्पताल खोलना है कि आप अस्पताल का काम करना चाह रहे हैं, आपको ज़रूरत होगी एक फार्मासिस्ट की, क्योंकि लाइसेंस लेना है आपको। आप कहते हैं मैं डिस्पेंसरी खोलना चाह रहा हूँ, आपको चाहिए फार्मासिस्ट। आप कहते हैं मैं दवा बनाना चाह रहा हूँ, आपको चाहिए फार्मासिस्ट। आप कहते हैं मैं मेडिसिन इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, आपको चाहिए फार्मासिस्ट। और आपको अगर हकीकत बताऊँ तो पाकिस्तान में भी अब ये कवानीन शुरू हो गए हैं, और दुनिया में तो पिछले कई सालों से कवानीन है। इवन अगर आप कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप फूड सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं, आप डाइट सप्लीमेंट्स पे काम कर रहे हैं, आप हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इवन आप किसी टूथपेस्ट पे काम कर रहे हैं, सोप्स पे काम कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड आउट है कि आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एज इन पाकिस्तान में ये है कि इफ़ आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जैसे कोई डेली यूज़ की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, साबुन हो गए, क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए, हेयर ऑयल्स हो गए, बियर्ड ऑयल्स हो गए, तो उसके लिए भी अब आपको फार्मासिस्ट की ही ज़रूरत है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आपको लीगल वेज में आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए, उसकी एक वजह ये भी है कि फार्मासिस्ट फॉर्मुलेशंस का आदमी होता है। फार्मासिस्ट की जो कमांड फॉर्मुलेशंस पे, डोजेज फॉर्म्स पे, और किस चीज़ की कितनी मिकदार इस्तेमाल के काबिल है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करे तो नुकसान नहीं, एक फार्मासिस्ट बता सकता है। फिर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाकई में पूरी दुनिया में जो प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस है या प्रिस्क्रिप्शन वर्क है वो फार्मासिस्ट ही करता है। और कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे माइनर सर्जरीज भी फार्मासिस्ट करते हैं, और कैनुला पास करना या ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट करता है। ऑब्वियसली नॉर्मल सलाइन तो आपको दुकान से मिल जाएगा, आपको डबल सलाइन चाहिए तो आपको कोई मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, फार्मासिस्ट आपको फॉर्मुलेट करके आपको बताएगा, बनाएगा। तो एक अच्छा फार्मासिस्ट वही कहलाएगा कि जिसको आज की दुनिया में फार्मा के तमाम एस्पेक्ट्स पता हो। सिर्फ ये नहीं है कि फार्मेसी करने के बाद आपने सेल्स रैप लग गए, या फार्मेसी करने के बाद अस्पताल के मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे, मतलब रिवायत नहीं मारे। अब हज़ारों फील्ड्स खुल गई। जैसे मेरी फील्ड है, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्रियों का नक्शा बनाता हूँ। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं नक्शा बनाता हूँ, प्रोसेस फ्लो का काम है, मतलब आम अल्फाज में नक्शा बनाना ही बोलूँगा उसको। तो वो बनाते भी हैं, उसको बैठ के फिर जो लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको समझाना भी पड़ता है। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो देखना होता है कि मशीनों की वाइब्रेशन और मशीनों की प्लेसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्शन हो, हाइट क्लियरेंस हो, प्रोसेस फ्लो हो, कि एक इंसान का गुजर एक जगह से क्रॉस कंटेमिनेट ना हो, मटेरियल का फ़्लो एक डायरेक्शन में एक तरफ से हो, इंसान का फ़्लो एक डायरेक्शन से एक तरफ हो, ताकि जो काम करने वाले हैं उनकी ज़िंदगियां भी हमारे लिए कीमती हैं, तो उनको जो अद्वियात बन रही हैं फैक्ट्री में उससे उनको नुकसान ना हो। फिर दूसरा और फेजेस हैं, फिर जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स होती हैं, ये फार्मा का एक बिज़नेस है जिस तरफ कोई नहीं जाता। रेगुलेटरी का एक काम है, उस तरफ लोग नहीं सोचते। तो एक तो ये हमारा अलमिया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फार्मा का पाकिस्तान में वो आउटडेटेड है, जिद्दत नहीं आई है। अच्छा। उस जिद्दत की बहुत ज़रूरत है। तो ये जिद्दत कैसे ला सकते हैं हम? मकसद आप कुछ बताना चाहें, अगर यह बात ही अब निकल गई है तो आप देखिए, मैं आपको बता क्योंकि आप ये बड़ी एक बात ऐसी है कि जानना चाहिए। मैंने पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी से मैंने फार्मेसी की, जिसकी डिग्री को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। मैंने अपनी मादरे इल्मी में ये बात की बहुत ज़रूरत समझी कि मैं असातिज़ा कराम से और वहाँ की मैनेजमेंट से इस बारे में बात करूं कि सर, आने वाला जो वक्त है वो टेक्नोलॉजी का है, POS सिस्टम का है, डिजिटलाइजेशन का है, AI का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है।
आने वाले वक्तों की चीज़ें अब ये नहीं है कि कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दी, मेडिकल स्टोर से दवा ली और घर आ गए। आने वाले वक्तों में कई चीज़ें हैं कि आपको इंटरनेट पे आप देखते हैं मुझे खांसी हो रही है तो मुझे क्या बीमारी है, मैं एआई से पूछता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखता हूँ, मैं लोगों के ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं सोशल नेटवर्क पे डालता हूँ मुझे खांसी हो रही है, मुझे क्या हुआ है, तो 10,000 लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि आपको ये हुआ है, आपको ये हुआ, आप ये कर लें या आप ये कर लें। लेकिन उसको मैं बोलता हूँ ऐसे लोग गूगल कर लेते हैं। गूगल तो आपको बता रहे कि भाई आपको कैंसर हो गया, तो ये जो एक बहुत बड़ी जो मतलब मिस्ट्री है, ये सॉल्व एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है कि आप उसको जाके अगर आप खुद ही थॉरली देख रहे हैं तो ये तो मकसद मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। देखिए इसके लिए तो ज़रूरी है ना कि जो हम फार्मासिस्ट हम ग्रेजुएट करें वो इतने नॉलेजेबल हों, वो अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड रखें कि वो कर सकें। आप यकीन जानें कि फार्मेसी करने के बाद ज़्यादातर आपको जो लोग मिलेंगे वो सेल्स की नौकरी करने के लिए मिलेंगे, और जिनको आगे पढ़ना है वो एमबीए करने वाले मिलेंगे, या जिनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए ना तो वो हॉस्पिटल की जॉब ढूंढते हैं। तो असल में बात यूँ कि मैं इस पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है बात कुछ यूँ है कि वो जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है उसको फार्मासिस्ट मानते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो क्लिनिकल फार्मेसी को ज़्यादा जो है वो तरजीह देते हैं और वही उनके एजुकेशनल सिस्टम में भी वो सिखाते हैं। देखिए हम जो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ते हैं जी, इसका जो करिकुलम डिसाइड हुआ था वो मैं एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बताऊंगा, आप समझ लें कि वो लेट 90s एंड अर्ली 2000s में वो पॉइंट आउट हुआ था। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पेंडेमिक से गुजर के बैठे हुए हैं। हमारी वो इकॉनमी है जो उस पेंडेमिक में कोलैप्स नहीं की है, हमने सरवाइव किया है। हम बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस वाले टाइम से गुजरे हैं, हम बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाले टाइम से भी गुजरे हैं। हमने इस करिकुलम के बनने के बाद के टाइम से देखा कि नहीं, फार्मेसी की डिग्री 3 साल की नहीं 4 साल की हो, 4 साल से 5 साल की हो, 5 साल में फार्म डी कर दो, डॉक्टरेट का नाम लगा दिया जाए कि डिग्री पे लिखा है कि हमने फ़लाने स्टूडेंट को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के ओहदे पर फाइज कर दिया है। तो हमने सारी चीज़ें देखी, लेकिन करिकुलम हमारा आज भी वही है। और वो क्या करिकुलम है, वो वही पुराना करिकुलम है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल ही आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका आज की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आज क्या बच्चा एडल्ट्रेशन पढ़ता है, एक टर्मिनोलॉजी है, फेक मेडिसिन की बात करता है, लेकिन WHO ने नई जो बात की है काउंटरफीट की, इस पर कोई बात नहीं करता। काउंटरफीट क्या है नहीं पता। आलमी इदारा सेहत ने एक मटीरियल को ऑर्फन करार दे दिया कि उसके हमारे जिस्म पे मुज़िर असरात उसके मुस्बत असरात से ज़्यादा हैं, तो उसको ममनू कर दिया, उसको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। ऑर्फन ड्रग कर दी। जब वो ऑर्फन ड्रग हुई तो आपके यहाँ पे उस कंपनी ने, जो कंपनी बना रही थी, एक ब्रांड बना रहा था, वो उस कंपनी ने अपना वो ब्रांड डिसकंटिन्यू किया। जैसे ही डिसकंटिन्यू किया, मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, मार्केट के अंदर उसके जो है ना 10 मिलते जुलती चीज़ें आ गई, तो उन सब को हम काउंटरफीट ही कहेंगे। कोई भी चीज़ जो अपने लेबल के क्लेम से इनहराफ करे या लेबल क्लेम पे पूरी नहीं उतरती, हम उसको काउंटरफीट के ज़मरे में लेकर आते हैं। तो इस बारे में पढ़ाना, इस बारे में कोई बात नहीं है। आउटडेटेड हैं ड्रग लॉज हमारे, लेकिन वो जो आउटडेटेड ड्रग लॉज हैं वही पढ़ाए जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़ाई जाती। तो जो आपका बच्चा 5 साल पढ़ाई और 200 घंटों की हॉस्पिटल की इंटर्नशिप करके निकलता है, और इसके अलावा अपने बलबूते पे जो इंडस्ट्री में वो इंटर्नशिप करता है, तो जब वो निकलता है तो उसको ये बात पता होती है कि प्रोफेशनल लाइफ में उसको ये डिग्री की चीज़ें काम आएंगी। लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो वहाँ काम नहीं आती। वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उनका माइंड सेट बना होता है कि ये जो आया है ही इज़ नॉट अप टू द पॉइंट इन नॉलेज रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो वो उसके लिए ऑब्लिगेशन बन जाती है कि मुझे इसको सिखाना है, और जब ऑब्लिगेशन बनती है तो फटीगनेस आती है। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। यही वजह है कि हम हेल्थ सेक्टर में भी बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रगल राइट पाथवे में हमारी नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने करिकुलम ऑफ फार्मा की बात की। हमें मकसद क्या जो है तरीका कार अपनाना चाहिए, अगर हम मतलब
क्या हमें कम्युनिटी फार्मेसी थोड़े दिन के लिए ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर हम हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन करें थोड़े दिन के लिए, कि हम दवाओं के बारे में जान सकें कि भाई कौन से ब्रांड की कौन सी दवाई है और वो क्या असर करती है या क्या होता है। हमें देखें, आपको पता होगा कि जेनेरिक नेम्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन कौन से ब्रांड की कौन सी दवाई है ये हमें नहीं। ब्रांड्स का जो है मकसद हमें थोड़ा सा मसला होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से 10 साल पहले एक मॉलिक्यूल है, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, मॉलिक्यूल बताता हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल था, उसका नाम था सोफोस्ब्यूवर। एक कंपनी ने वो बनाया और 1.5 लाख रुपए का पैक उसका लॉन्च किया और पेटेंट करा लिया उन्होंने कि उनके अलावा कोई बेच नहीं सकता। जब उनका पेटेंट ख़त्म हुआ है तो एक और दूसरी कंपनी ने उसको बना के अपना ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया। दोनों सोफोस्ब्यूवर हैं, दोनों का रॉ मटेरियल जो सोफोस्ब्यूवर है वो एक ही वेंडर से आ रहा है, उसका मैन्युफैक्चरर एक है। यहाँ पे उसकी फिनिश फॉर्म में 2 अलग अलग कंपनीज ने 2 ब्रांड खड़े किए, लेकिन जो दूसरी कंपनी ने खड़ा किया उसने 1.5 लाख रुपए का खड़ा नहीं किया, उन्होंने 12,800 रुपये का पैक लॉन्च किया। और 12,800 रुपये में वो चैरिटी नहीं कर रहे थे, उसमें भी प्रॉफिट है। माय क्वेश्चन इज कि जो 1.5 लाख रुपए का पैक बेच रहा था, वो प्रॉफिट जो उसने कमाया उसकी अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन होती नहीं है। अपनी प्रोडक्ट महंगी उसने रखी क्योंकि उसने अपना मार्केट का बजट एलोकेट प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे किया कि मैं अगले 1 साल में इसके इतने पैक्स बेचूंगा, रिगार्डलेस ऑफ के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिजीज की प्रिवेलेंस है ना, उसके पास कोई बायोस्टैटिशियन था, ना उसके पास कोई पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट था, ना उसके पास कोई बायोस्टैटिशियन था। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं वो एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरीके की। एग्जैक्टली कि प्रॉफिट बनाना है। तो अब जब उन्होंने एक बजट एलोकेट कर दिया तो उन्होंने कहा हम लेट्स जस्ट सपोज एक रेशनल फिगर में देता हूँ, उन्होंने कहा हम 20 लाख पैक इस फिस्कल ईयर में बेचेंगे। तो सेल्स टीम बाय हुक बाय क्रुक 20 लाख पैक बेचेगी। एंड एयर सेल्स मीटिंग पे वो ये नहीं कहेंगे सर ये इसकी डिजीज़ नहीं थी तो हमने इतना नहीं बेचा। तो उसके लिए जो उन्होंने मार्केटिंग का बजट एलोकेट किया होता है उसमें वो कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, और आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वो डिनर्स कराते हैं, ट्रिप्स कराते हैं, दे डू व्हाटएवर यू कैन थिंक एज अ लीजर बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये 5% तो अलाउ है कि आप जो है मतलब अट्रैक्शन दे सकते हो, 5% अट्रैक्शन। देखिए मैं बाय लॉ तो बात नहीं करूंगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे लॉज वैसे 5% से कुछ एक्सीड ही चला जाता है ये मामला। तो एग्जैक्ट 5% से तो बहुत एक्सीड करता है। इथिकली तो 0.1% भी इट्स नॉट एडमिसिबल। ये जायज़ नहीं है। मैं ये बात नहीं कर, मैं थ्रू दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि आप डिनर वगैरह नहीं, और चीज़ें जो होती हैं जैसे वो आप एक्सपोजर करा सकते हैं। देखिए आप करा सकते हैं, लेकिन जब जंगल में आग लगी होती है ना तो आदमी पहले अपने दामन पे लगी आग छुड़ाने की कोशिश करता है, उसके बाद जंगल की आग के बारे में सोचता है। तो इस मामले में यही है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं पढ़ते, हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको सही करने की जगह सेल्स रैप रख लिए गए कि हमारे ब्रांड को पिच करें, जाके बताएं डॉक्टर साहब इसमें आपको ये मामला है, ये हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, हम यूँ है। अब उस डॉक्टर को क्या पता कि जो है ना वो अल्फा फिल्टर लगता है, वहाँ पे ISO 9002 किया है उन्होंने, CGMP किया है, इस बारे में डॉक्टर तो नहीं पढ़ता। तो उनके लिए वो गोल्डन टर्मिनोलॉजीज हैं एंड दे गेट ऑब्सेस्ड विद दोज टर्मिनोलॉजीज और वो प्रिस्क्राइब करना शुरू करता है उस प्रोडक्ट को। फिर दूसरा फैक्टर आता है कि पैक डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि वो आपको अट्रैक्ट करे। एग्जैक्टली तो उसमें एलुमिनियम फॉइल्स लगी हुई हैं, मल्टी कोट प्रिंट हुआ है, तो वो अट्रैक्ट करती हैं। तो जब चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो ऑब्वियसली जो रिटेल बिजनेस होल्डर है वो भी उसी चीज़ की तरफ जाएगा। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान में 25% के करीब आबादी, मैं बिल्कुल स्टैट्स की बात करूँ, अगर कहेंगे तो मैं आपको वो रेफरेंसेस भी दूंगा कि 25% हमारी आबादी ऐसी है जो डॉक्टर के पास जाने के बजाय डायरेक्ट एक फार्मेसी पे, मतलब आम अल्फाज में मेडिकल स्टोर पे जाती है और कहती है कि अरे वाजिद भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा दे दें, फलाने ब्रांड ने तो काम नहीं किया। तो आपने पूरा एक जो प्रोसेस है, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हेन यू गेट सिक, उसको आपने बाईपास किया
और ये बात तो सबको पता है, जब आप किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को आप बाईपास करते हैं देन इट हैज़ इट्स ओन consequences। तो जब ये सारे मामलात रहेंगे तो आप ऑब्वियसली आप जो फार्मासिस्ट आप प्रोड्यूस करोगे वो फार्मासिस्ट कोई बहुत कमांडिंग फार्मासिस्ट नहीं होगा अपनी फील्ड का। तो जब वो कमांडिंग नहीं होगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा प्रोफेशनल लाइफ में अपनी चीज़ें अलाइन करने में, चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, तो एज भी गुजरेगी। तो जो एक्सपीरियंस उसको जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन उसके पास होना चाहिए था वो उसको ग्रेजुएशन होने के 10 साल के बाद उसके हाथ में होता है। तो आपका सिस्टम अल्टीमेटली ओवरऑल पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आप 10 साल पीछे आ जाते हैं। You want to say that we are just making a salesman, हम Oh, yes. सेल्समैन क्रिएट Oh, कर yes. रहे हैं और बिल्कुल। जो है बस वही क्रिएट किए चले हैं। नोबल प्रोफेशन इज़ फार्मेसी वाला स्टेटमेंट अब वो ज़रा कम दिखता है। जैसे हम थे मैं आज भी मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं प्राइवेटली मैं बुलाता हूँ, मैं बात करता हूँ, उनको मैं बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ कि फार्मेसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप इंसान को या जानवर को, तो जानवर से भी फार्मा रिलेटेड है, तो वेटनरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वी नीड अ फार्मासिस्ट, लेकिन बेरली आपको मिलेंगे लोग पाकिस्तान में। तो मैं उनको बताता हूँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 20 साल पाकिस्तान में एक बूम रहा कि नहीं फार्मेसी करो, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी करो, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी करो, हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में जाना, हॉस्पिटल फार्मेसी में जाना है। 20 साल हो गए तो पता लगा ओ हॉस्पिटल फार्मेसी तो बहुत सैचुरेट हो गई है, तो नहीं अब वापसी इंडस्ट्री की तरफ जाना है, इंडस्ट्री की तरफ जाना है। अब 20 साल ये चलेगा, 20 साल के बाद कहेंगे ओह ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है, तो कोई थर्ड निकल आएंगे। इस तरह से चीज़ें सही नहीं होंगी। हमें एक वक्त में तमाम फील्ड्स को हमें बराबर तरीके से हमें देखना पड़ेगा, सबके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और सिर्फ ये फील्ड्स नहीं है, अगर मैं आपको गिनाऊँ ना अब्दुल रहमान भाई, आप हैरान होंगे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसमें हम अद्विया साजी की जो कंपनी होती है हमारी, उसके प्रोसेस डिज़ाइन के लिए आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए होता है। मतलब ऐसे समझे कि नक्शा समझाने के लिए हायर अथॉरिटीज़ को आपके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए जो बैठ के उनको बताता है कि ये दीवार इतनी लंबी है, ये कमरा इतना बड़ा है। कोई सिविल इंजीनियर नहीं चाहिए आपको समझाने के लिए, ये वो एस्पेक्ट सिविल के अलग है। ऊंची रखनी है, कौन सी दवाई किस बिल्कुल टेम्परेचर पे रखनी है, बिल्कुल। आपको उसमें जो इलेक्ट्रिकल का काम कराना है उसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं रूम डाटा शीट, वो हर एक कमरे की तमाम डिटेल्स बताती है कि इसमें इतने फ़िल्टर्स होंगे, इसमें ये कमरे में होगा, इतने लोग आके काम करेंगे, इसमें फायर फाइटिंग का ये सिस्टम होगा, इसमें टेलीफोन लगा है कि नहीं लगा, दरवाज़ा किस किस्म का है, फ़र्श किस किस्म का है। वो कमरे की पूरी डाटा शीट होती है। वो जो रूम डाटा शीट होती है वो उसकी तैयारी के अंदर आपको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी एक्सपर्टीज़ होती है इन सब चीज़ों की। अब जब मैं कहूँ कि एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो इसका मतलब कि फार्मासिस्ट का काम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी आ जाता है, फार्मासिस्ट का काम मैकेनिकल में भी आ जाता है, फार्मासिस्ट का काम मशीनरी में भी आ जाता है, फार्मासिस्ट का काम HR में भी आ जाता है, फार्मासिस्ट का काम रेगुलेटरी में भी आ जाता है। एंड गेस व्हाट, ये सब करने के बाद जब इंस्पेक्शन कराने के लिए आप बुलाते हैं, भले वो आप पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी बुलाएं या आप पाकिस्तान के बाहर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप कोई चीज़ लेकर जा रहे हो, तो जो लोग आते हैं वो भी फार्मासिस्ट होते हैं, तो मतलब रेगुलेटरी भी फार्मासिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इन हॉस्पिटल फार्मेसी आपके पास कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इवन इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपके पास कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इवन इन कम्युनिटी फार्मेसी आपके पास बहुत सब डोमेन्स आपके पास बने हुए हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में तो समझ लें कि एक एनवायरमेंटल फार्मेसी भी आ जाता है। एनवायरमेंट में आपका एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है? आपने ये जो बात आपके जो है ये एक बिल्कुल ऐसा टॉपिक है कि इट्स जस्ट लाइक कि एक सोने की कान है और इसको एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया। कम्युनिटी फार्मेसी की बात अगर मैं हिस्ट्री से बात करूं तो देयर वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, लेट 70s की बात है ये, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मेसी। उन्होंने कम्युनिटी फार्मेसी की बात की, उनका ताल्लुक फार्मास्यूटिक्स से था और उसकी वजह से ये हुआ कि कम्युनिटी फार्मेसी का पहला सेटअप पाकिस्तान का वो कराची में किसी ने इनिशिएट किया।
लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी नई फील्ड थी और लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं थी, तो इसमें प्रॉफिट भी उतना नहीं था, जॉब्स नहीं थी, तो बिल्कुल ही ये डाउन साइड हो गया। अभी ये पिछले 3-4 साल से इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क हो रहा है। बड़े एक सीनियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं हमारे, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, बल्कि आप भी शायद जानते होंगे डॉक्टर जैन को, तो वो बड़ा इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि सिर्फ इनके काम से चीज़ें नहीं बनती हैं, इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं। की वैल्यू एक एनवायरनमेंट में है ना, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत ज़रूरी है। आपको एनवायरनमेंट और एक कम्युनिटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है, और कम्युनिटी फार्मेसी तो आपकी बैकबोन है हेल्थ केयर सिस्टम की, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि कम्युनिटी में ये चीज़ प्रिवेल कर रही है, एपिडेमियोलॉजी ये है, आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिजीज़ेस, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ेस, थ्रेशहोल्ड ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके पास मौजूद होगा, तो आप तो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कंप्लीट कंट्रोल में रख के आप चल सकते हैं। और जब हेल्थ केयर सिस्टम कंट्रोल में है तो फिर हज़ारों पैंडेमिक्स आ जाए, आप किसी से भी लड़ सकते हैं। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहते हुए भी आप जो है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बराबर आप रख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो अभी रिसेंट हमारी पैंडेमिक गुजरी है उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से सरवाइव किया, और बड़े बड़े कंट्रीज़, वेल एस्टेब्लिश यूरोपियन कंट्रीज़ और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थे उनके मुकाबले पाकिस्तान ने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया और स्टैंड बैक किया, और उस पेंडेमिक पे कंट्रोल न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि उसकी रोकथाम के लिए फ़र्दर काम भी शुरू किया। तो ये एक बड़ी ज़रूरत है। अब जब मैं रोकथाम की बात किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक और फील्ड निकल कर आ गई कि देयर इज़ अनदर फील्ड जिसको हम कहते हैं कि डिज़ीज़ होने से पहले डिज़ीज़ का इलाज, सही, जिसको हम वैक्सीन भी कहते हैं। बट एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के अलावा ये दो फील्ड्स और हैं, और अब तो इसके ऊपर बहुत काम शुरू हो गया है। चाइना में बड़ा इजी है कि एग्जैक्टली, तो वो गमीज़ में चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, और वो नॉर्मली आप खा सकते हैं कि आपको पता होता है कि इन्फ्लुएंजा के आने से पहले उसकी दवा आप में मौजूद है, सीजनल डिजीज़ की आपके पास इम्यूनिटी पहले से मौजूद है। तो आप ओवरऑल एक आप हेल्थ सिस्टम को आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी का हेल्थ केयर सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि आप अपने मुल्क का हेल्थ केयर स्टेटस आप अपग्रेड कर सकते हैं। शुरुआत होगी एक कम्युनिटी फार्मेसी से ही होगी, जो एक एनवायरनमेंट में जो है वो होगी, उधर से एक चीज़ शुरू होगी और फिर ये आगे निकलेगी। हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें कम्युनिटी फार्मेसी को भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ में हमें डिजिटलाइजेशन को भी साथ में देखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये पूरी पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान का 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। मतलब आप अगर पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो उसका पैरासीटामोल बाहर से आता है। आप टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं तो उसका मटेरियल बाहर से आता है, और ऐसी कंपनीज भी हैं कि उनका पैक लेबल बॉटल भी बाहर से आती है। तो पाकिस्तान राइट नाउ इज़ नॉट सेल्फ रिलायंट इन रॉ मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखिए मैं अगर ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन सारा ही दवाओं का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, एपीआई और एक्सीपिएंट्स दोनों ही वो बाहर से आते हैं। पाकिस्तान शायद 1% 2% बनाता है। ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान जो है वो 5% के करीब बनाता है। अच्छा, ये क्यों ये मामला है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक भी इंडस्ट्री या एक भी फैसिलिटी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की लगाने की तरफ रुझान नहीं दिया हमारे बिजनेस होल्डर्स ने। अब गवर्नमेंट में थोड़ा सा रुझान आया है। मैं पिछले 4 साल से इस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा काम ही फैक्ट्री डिज़ाइन करना और उसकी कंसल्टेंसी देना, उसको पूरा
अपलिफ्ट करना, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैं सिर्फ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि आप अद्विया साजी की जगह अद्विया साजी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की फैक्ट्रियाँ लगाएं आप उसमें ग्लिसरीन बनाएं, आप उसमें एजिथ्रोमाइसिन बनाएं, आप उसमें आप डिक्लोफेनिक बनाएं, आप उसमें टेट्रासाइक्लिन बनाएं, आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएं, आप उसमें टाल्क बनाएं, आप उसमें मैग्नीशियम स्टीरेट बनाएं, आप उसमें। तो शुरू में तो मुझे भी बहुत हर्डल रही। पाकिस्तान में कंपनीज थी, 2-3 कंपनीज थी और बहुत लिमिटेड स्केल पे और बहुत सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स पे मैन्युफैक्चर करती थी। मैंने कुछ इंटरनेशनल फर्म्स के साथ ताल्लुक़ मैंने जोड़ा, कुछ वालिद साहब ने मुझे मदद की, मैंने केमिकल इंजीनियर्स को मैंने हायर अप किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 मॉलिक्यूल्स का एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा हमारे पास है कि हम आज ये कह सकते हैं कि 200 मॉलिक्यूल्स बनाने की तरकीब हमारे पास मौजूद है। पहली फैक्ट्री लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी लगाई, फिर तीसरी चलाई, चल रही हैं, वो बना रही हैं, कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं लोगों को और इस तरफ पिच कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 1000 से ज़्यादा गोलियाँ, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है, उनके मटेरियल बनाने वाली 7 या 8 कंपनीज हैं, कुछ हैं। इधर मतलब स्पेस है, एक स्पेस है। तो ये वैक्यूम अभी है, इसको जो फिल कर देगा वो फॉर्चुनेट है। चांद पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। दूसरा किसने रखा? वी रियली डोंट टॉक अबाउट दैट क्योंकि दूसरे को कोई पूछता नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट रेस। तो अभी ये मार्केट खाली है। और सबसे मज़े की बात, when there is a situation there is an opportunity। तो अभी अगर डॉलर हमारा इन्फ्लेट है, हमारे डॉलर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की करेंसी कम है, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए ना। if I compare the lowest possible wage in पाकिस्तान in dollars, तो वो भी कम होगी, हमें जो लेबर देनी है वो कम होगी, हमारी प्रोसेस की कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। तो अगर मैं रॉ मटेरियल यहाँ पाकिस्तान में बनाऊँ और उसको इस स्टैंडर्ड पे बनाऊँ कि मैं वो एक्सपोर्ट कर सकूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, लेकिन सर्टेन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट है, पाकिस्तान में ट्रू। एटलीस्ट मैं इतना बनाऊं कि हम पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट कर सकें, कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील हो कि अपनी दवा बनाने का मटेरियल ख़ुद ही पैदा कर रहे हैं। तो जब हम वो मटेरियल ख़ुद बनाएंगे तो हमारी दवा के लिए इंपोर्ट किया हुआ मटेरियल जो आ रहा था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेट की कॉस्ट बचेगी, ड्यूटीज़ बचेंगी, डॉलर क्या फ्लक्चुएशन से हमारी जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोकल बनना है तो पाकिस्तानी रुपये में आप मटेरियल ख़रीदोगे तो वो एक कांस्टेंट रेट मिलेगा आपको, आपकी दवा की कीमत ओवरऑल सस्ती रहेगी, कंपनियों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दवा जब सस्ती होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आसानी होगी बेचने में, बिल्कुल। और गरीब आदमी की पहुंच में दवा होगी, वो दवा ख़रीदने से पहले ये नहीं सोचेगा कि मैंने कितने दिन का फाका करना है तो मैं दवा ख़रीद सकूँ। अच्छा, जो ये मकसद जो आप देखते हैं गली मोहल्ले के जो मेडिकल होते हैं, ये दवाएं मंगाते हैं, कुछ कंपनी से आती हैं, कुछ जो है वो कच्ची गली से, या फिर आप देखते हो कि बोल्टन मार्केट से जो वो चलती हुई यहाँ तक पहुँच रही होती है। अब बीच में क्या टेम्परेचर था, क्या हुआ उन दवाओं के साथ, क्या वो गिरी, क्या वो पहले कैसे रखी हुई थी, तो कुछ पता नहीं चला। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मकसद एक फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है कि वो इस चीज़ को क्या करे? देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा ना, या लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। देखिए, क्योंकि हमारा तो काम ये है। मैं ऐसे थे फार्मासिस्ट अगर बात करूं कि अगर फार्मासिस्ट को पूरी कमांड हो तो उसको ये पता हो कि वो जो मेडिसिन आ रही है जो जिसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठ सकता है, या जो काउंटरफीट लग रही है, या स्प्यूरियस लग रही है, या उसमें शक की कोई गुंजाइश है, तो उसको अगर उसका मॉलिक्यूल पता होगा तो वो उसका ऑल्टरनेट ब्रांड दे सकता है। वो उसका ऑल्टरनेट ब्रांड दे देगा जो जिसमें उसको सवालात ना हो। आप इस देखें, पूरी दुनिया में आप कभी भी नकली दवा के कारोबार को रोक नहीं सकते। अच्छा। लेकिन आप अपनी पॉलिसीज़ और सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आप उसको मिनिमाइज़ कर सकें।
आप यकीन जानेंगे कि नकली दवाओं का रैकेट इंग्लैंड में भी चलता है। नकली दवाएं, मेरे क्लाइंट हैं, वो सिर्फ स्पेशलाइज सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव लेबल्स बनाते हैं दवाओं के। ख़ास किस्म की दवाएं कि जो कॉपी ना हो जाएं, जो इस लाइफ सेविंग बहुत थ्रेटफुल है। इवन उनका भी हर 2 महीने के बाद तो मकसद इसको पहचान नहीं सकते आप कि भाई कौन सी नकली है कौन सी असली है। ट्रू, लेकिन पैकेजिंग से, क्योंकि आप, मैं खुद भी जो है आपको पता है इसी शोबे से ही ताल्लुक रखता हूँ, तो पैकेजिंग से या फिर आप ब्लिस्टर पैकेजिंग जो है नहीं, अब पैकेजिंग आ गई है ऐसी, आप यकीन जाने ऐसे पैक्स आ गए हैं कि मैंने उसका बॉक्स खाली खोला है तो जो कंपनी जिसके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, किसी ना किसी उनके कंप्यूटर के ऊपर मैंने जहाँ पैक खोला है मेरी लोकेशन वहाँ पे चली जाएगी, पैक इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे इस लोकेशन पे खुला है। तो अब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है और हम आज भी यहीं पर ही रुके हुए हैं कि वो पेशावर की दवा कराची में यहाँ पे आ गई पेशावर की दवा। और लूज मेडिसिन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लूज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे होता है ना कि भाई 3 दे दो, हमें 3 चाहिए बस। अब इस पे POS सिस्टम जो आपने जो बात की थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, या फिर जो सिस्टम POS सिस्टम जो आप बता रहे हैं वो भी काम नहीं कर सकता इसके ऊपर। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि लोगों को इस बात की समझ में आए कि डिस्पेंसिंग फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। आप लूज का काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट को आप हायर करें जिसको डिस्पेंसिंग का मामला पता हो, तब आप काम कर सकते हैं। अच्छा, और ये भी होता है कि मकसद कि भाई पैनाडोल जो है हमने खाई, लोग बोल रहे हैं भाई मैंने पैनाडोल खाई लेकिन पसीने नहीं आ रहे मकसद ऐसे ही बोल रहे हैं, पर नकली पैनाडोल है भाई। देखिए वो तो एक अपनी जगह बिल्कुल सच है कि नकली और असली दवा का मामला है, लेकिन ये लूज़ में एक कंसर्न और है। मैं आपको बताऊं, आपने देखा है कुछ दवाएं जो एक ब्लिस्टर होता है उसमें 10 गोली हैं, लेकिन आप गौर करें, आप एजिथ्रोमाइसिन का आप अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड देखें उसमें 6 क्यों होती हैं? क्यों होती हैं 6 उसमें? वो उसकी डोजेज फॉर्म को, उसकी डोज को एडमिनिस्टर करके, उसको डिज़ाइन करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च के बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, US फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी में उसको पब्लिश किया और उसको मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन पे उसने डिज़ाइन किया है। वो उसकी डोज है। तो अगर आपने वो दवा खानी है तो उसका पूरा वो 6 गोलियों का जो कोर्स है जिसमें पूरी डोज उसकी बॉडी में आपके आएगी, जिसको हम लोग मिनिमम डोज भी कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारी, MD50 और LD50। तो वो जब तक नहीं अचीव होगी आपकी बॉडी में तब तक वो दवा असर नहीं दिखाएगी। अमूमन हमने देखा है वो 2 गोली खाई और उसके बाद बोल जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये फिर वो बोल देते हैं कि नकली मेडिसिन थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और बात भी है, एक और सवाल भी है कि मकसद जो डॉक्टर्स जो है वो लोकल मेडिसिन लिखते हैं, अब वो जो है पूरा जहान में जो है लोग ढूंढते फिरते हैं, भाई ये मेडिसिन तो मिल ही नहीं रही है, डॉक्टर जो है बहुत मुश्किल मेडिसिन लिखते हैं, वो राइटिंग ओवर कर देते हैं उसके ऊपर ताकि कहीं से मिले ही नहीं और मेरा ही मेडिकल चले या मेरा ही वो जो है अहाते का जो है वो सराउंडिंग में जो है वो चले। तो ये लोकल मेडिसिन जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं कंपनीज या फिर जो लोकल में जो बन रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर तो मेडिसिन नहीं पढ़ता, तो जो सेल्स रैप ने आके जिस ब्रांड के बारे में बताया वो वही ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉलिक्यूल्स का नहीं पता। लेकिन जो फार्मासिस्ट है वो ये बात ज़रूर जानता है कि अगर उसने कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक ब्रांड लिखा है जो कि लेट्स जस्ट सपोज लाहौर में बनता है और वो कराची के डॉक्टर ने लिखा है और कराची में जिस पेशेंट ने लिया है वो रहता है गुलशन इकबाल में, गुलशन इकबाल के किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा है। एक बात ये भी है कि वो जो है वो डब्बा जो है वो 50 रुपए का है उसको जो मिल रहा है फार्मेसी पे, तो लेकिन जो वो जो बेच रहा है उस पर लिखे हैं 200 रुपए। बिल्कुल, मैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर फार्मासिस्ट के पास अगर वो जाए तो फार्मासिस्ट उसका ऑल्टरनेट ब्रांड दे देगा। अब जैसे रायदिक की जगह ओमिज़ोल दे दिया, बिल्कुल। लेकिन अब आप ये बात अगर डॉक्टर्स के सामने करें तो कहेंगे अनएथिकल है, उनके अपने मकासद हैं, लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन ये गलत नहीं है, ये कानूनन जुर्म नहीं है, ये अनएथिकल नहीं है और पूरी दुनिया में इसी तरीके से काम होता है। क्योंकि जो फार्मासिस्ट है या जो डॉक्टर है या जितने हेल्थ केयर रिलेटेड स्टाफ है, इन सब की एक चीज़ कॉमन है
दैट इज पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी हेल्थ सिचुएशन, उसकी सोशल सिचुएशन, उसकी मेंटल सिचुएशन, उसकी मैरिटल सिचुएशन, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपको मरीज को कंप्लायंट करना है ताकि उसके हेल्थ सिस्टम को आप वापसी नॉर्मलाइज कर सकें अगर वो डिजीज्ड है तो, या आप उसको फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट को ट्रिगर कर सकें कि जो आपकी डिज़ायर्ड है। तो गली मोहल्लों के जो मेडिकल स्टोर हैं वो फार्मासिस्टों नहीं होते, तो वो तो अल्टरनेट ब्रांड नहीं बता सकते। तो ये मसला तभी हल होगा जब फार्मासिस्ट ही मेडिसिन के लिए अगर बैठा हुआ हो और सिस्टम हो। अगर वो ना भी हो तो उसकी गैर मौजूदगी में सिस्टम ऑफ सिस्टम है ऐसे। हमारी जो अब जैसे बाहर मुल्कों में जो है फार्मासिस्ट होता है, एक फार्मासिस्ट का असिस्टेंट होता है और एक फार्मा टेक्नीशियन होता है, ये तीनों की जोड़ी काम कर रही होती है। तो ये मकसद ऐसे ही कोई चौथी चीज़ आ गई है अब्दुल रहमान भाई, उसमें चौथी चीज़ जो आई है वो आया है ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके पास एक AI है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से पूरा एक सॉफ्टवेयर है। आप उसमें आप वो प्रोडक्ट नेम डालते हैं जो, तो उसके ऑल्टरनेट ब्रांड्स आ जाते हैं, उसकी डोजेज आ जाती हैं, वो सब चीज़ आती है। लेकिन इसको भी हैंडल कर सकता है वही जिसको इस चीज़ की नॉलेज। एग्जैक्टली जब तक, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का पहला ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बना था वो बना था 2001 में, 2002 या 2001 अर्ली 2000 में बना था। आज अगर मैं पूछूँ ना तो बेरली ही 10 में से शायद 3 फार्मासिस्ट को पता होगा, और यंग्स में तो मेरे ख्याल में नहीं पता जो भी हमारी, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस बात के बारे में, लेकिन हम अपने टॉपिक के ऊपर ही स्टिक रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको मुझे मकसद ऐसा लगता है कि रोकना चाहिए कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एफिकेसी मुझे लगता है थोड़ी कम होती है बनिस्बत अगर हम उनकी ले लें जो गेट्स फार्मा है और कोई अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है। देखिए, हैसियत एक कंसल्टेंट तो हम भी प्रेफर करते हैं कि लोकल को आप बढ़ावा दें, मल्टीनेशनल बिजनेस करें, यहाँ पे अपना बिजनेस रन करने के लिए मल्टीनेशनल से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो लोकल में और लोकल मैन्युफैक्चर करें। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चर तो करे, प्रॉफिट भी करे, लेकिन वो अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। हम यहाँ पे अभी लैग कर रहे हैं, समहाउ लैग कर रहे हैं। समहाउ अच्छी कंपनीज हैं हमारे पास, बड़े जायंट्स हैं जो पाकिस्तान की जीडीपी को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मेडिकल वाले यहाँ पे ना बताऊँ क्या करते हैं आप, होता क्या है कि भाई वो डॉक्टर की मेडिसिन है, समझ लें लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, और आप गए दूसरे मेडिकल पे, वो मेडिकल वाले के पास नहीं है, दूसरे वाले के पास। अब वो ये बोल देता भाई तो लोकल मेडिसिन है, ये आप नहीं लो, ये लो, ये तो डॉक्टर ने आपको जो लोकल लिख दी इसका तो कुछ असर भी नहीं है। अब वो माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है पेशेंट का, और आपको पता ही कि पेशेंट का एक बार माइंड डेवलप हो जाए तो वो फिर वो सोचता है इस बारे में कि डॉक्टर ने मुझे लोकल मेडिसिन क्यों लिखी। देखिए, इसमें तो उस मेडिकल स्टोर के प्रॉफिट का ताल्लुक है सीधा सीधा, कि जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा, ये तो हर दुकानदार का शेवा है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही चीज़ बेचेगा। सब कारोबार करना है, चैरिटी करना है, तो कोई नहीं बैठा होता, तो वो इसलिए बोलते हैं। लेकिन समहाउ कहीं कहीं ये वाले फैक्टर भी आते हैं। लेकिन अब बड़ा अच्छा हो गया है, मैं देख रहा हूँ ओवरऑल पाकिस्तान में कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं। तो जब कम्युनिटी फार्मेसी जब आ जाती है ना, तो आपके पास वहाँ पे एक रेजिडेंट फार्मासिस्ट के तौर पे एक फार्मासिस्ट मौजूद होता है जो आपको बता रहा होता है कि ये फलाना मॉलिक्यूल लिख कर दिया है, इससे बेहतर ये वाला मॉलिक्यूल है, इसकी ये प्रीवियसली कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बनी थी, इसकी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, इससे बेहतर ये है क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जो है आप इसको कितना सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर जो है वो जेनेरिक लिख के दे बनिस्बत जो है वो ब्रांड के? मैं 100% इस बात को सपोर्ट करूँगा। उसकी वजह ये है कि फार्मासिस्ट की एक वैल्यू बढ़ेगी, उससे सिर्फ फार्मासिस्ट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उससे डॉक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। कल को कोई मरीज़ ये बात नहीं कह पाएगा कि ये वाले डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, देखिए ये जो इस ब्रांड की लिखता है। हम फार्मासिस्ट है ना, हम गोली बना सकते हैं, गोली को दवा का दर्जा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। उसने मेरे हाथ में अगर शिफा रखी होगी तो उस गोली में शिफा होगी, उसने मेरे हाथ में शिफा नहीं रखी तो गोली में शिफा नहीं होगी। और शिफा का क्या रूल है, वो सिंपल सा रूल है, आप अपनी नीयत साफ रखें, शिफा है। चलें सर, अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट जो है फार्मासिस्ट को यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में
जो है काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग फार्मासिस्ट को? अच्छा, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि फार्मा बैकग्राउंड होना ना होना, CGPA का ज़्यादा होना ना होना, इट रियली मैटर्स। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ से बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से बिज़नेस रन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रन कर रहा हूँ, अच्छा नाम है। आप फार्मा की ब्रांचेस को समझने की कोशिश करें। फार्मा सिर्फ अस्पताल के फार्मेसी पे वो डीलिंग करने का नाम, या प्रोडक्शन में काम करने का नाम, या QC में, या सेल्स रैप, या मार्केटिंग का नाम नहीं है। फार्मा एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आपकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से लेके, आपकी वैलिडेशन से लेके, रेगुलेटरी से लेके, एजुकेशन से लेके, R&D से लेके, प्लानिंग से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जब तक आप सारी फील्ड्स को आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप नहीं जान सकते कि ये कितनी रिच और कितनी वर्सेटाइल फील्ड है। चलिए सर अब्दुल्ला, हम इस पे ही एंड करेंगे अपना पॉडकास्ट, और आपसे मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी पे ही हम इख्तिताम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।